Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to start my presentation with a verse from the Holy Quran that says, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, and put your trust in Allah, and enough is Allah, a disposer of affairs. Assalamu alaikum. My name is Dr. Nurul and I am a postgraduate resident at Mughal Eye Hospital, and today we will be discussing about the neural tumors and lymphomas. So by the end of this presentation, the audience will be able to diagnose a case of optic nerve glioma, elaborate about optic nerve meningiomas and its management, and tell briefly about orbital lymphomas and their management. So before starting, what we need to know is that what is a glioma. But before knowing what is a glioma, we need to know what are glial cells. So basically, glial cells are the structural and supporting cells of the central nervous system that provide structural support and nutritional support to the neurons in the central nervous system. Whenever there is a tumor of the glial cells, that is known as glioma. And orbital gliomas are something different. वो आपको बाद में बताती हूँ. Commonest type of tumor originating in the brains, originating in the glial cells that provide structural and functional support to the neurons in the brain. And these includes इसमें astrocytes आ जाते हैं, oligodendrocytes आ जाते हैं, microglial cells आ जाते हैं, ependymal cells. इस तरह के cells जो हैं वो glial cells होते हैं. तो इनके tumors को gliomas बोलते हैं. And it comprises about 33% of the brain tumors. Optic nerve gliomas, they are slowly growing pilocytic astrocytomas comprising about 10% of the intracranial tumors. It is considered to be a tumor of childhood क्योंकि इसकी जो मीडियन एज है वो 6.5 ईयर्स होती है, तो पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करेगा आपके पास फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में. बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली कि ये चिल्ड्रन की में ही होता है, एडल्ट मेल्स में भी ये प्रेजेंट कर सकती है. 30% of the patients have association with neurofibromatosis type 1, and those with the association with neurofibromatosis type 1 उनका better prognosis होता है. Malignant gliomas भी हो सकते हैं, malignant transformation भी इसकी हो सकती हैं, although it is a benign tumor, तो उसको हम glioblastomas कहते हैं, and it is rarely occurring tumor है और वो adult males में होता है और obviously malignant potential है, so that has a bad prognosis. थोड़ी सी हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ जाएं कि ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास में किस तरह की हिस्टोपैथोलॉजी होती है, तो यू विल बी एबल टू सी सम स्पिंडल शेप पाइलोसिटिक हेयर लाइक एस्ट्रोसाइट्स एंड ग्लायल फिलामेंट्स. यहाँ पे अगर आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी ये स्पिंडल शेप सेल्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान में आपको ग्लायल फिलामेंट्स नजर आएंगे. हिस्ट्री अगर आपके पास एक आए पेशेंट, तो हाउ विल यू डायग्नोज द केस ऑफ ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा. मोस्टली एक बच्चा आएगा जो कि फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में आएगा, मीन एज 6.5 ईयर्स हो जाएगी, मेल भी हो सकता है, जेंडर फीमेल जेंडर भी हो सकता है, कोई प्रीडिस्पोजिशन इसमें नहीं है. और सिम्टम्स क्या होंगे कि ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिक्रीज्ड विजन के साथ आ रहे हैं और साथ में ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ द आई. तो पेशेंट तो यही कहेगा कि प्रोट्रूजन ऑफ आई है, तो हम उसको प्रोप्टोसिस के तौर पर करेंगे, वो तो साइन में आ जाता है. ठीक है. इसके अलावा लेकिन अगर उस ट्यूमर के अंदर हेमरेज हो गया तो एक्यूट लॉस ऑफ विजन के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं. मतलब मोस्टली पेशेंट्स आएंगे ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिक्रीज विजन के साथ, लेकिन एक्यूट लॉस ऑफ विजन का भी प्रेजेंटेशन हो सकती है. फिर जब हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, प्रोप्टोसिस नजर आएगा जो कि नॉन एक्सियल होगा और टेम्पोरल और इंफीरियर डिस्टोपिया होगा. टेम्पोरल और इंफीरियर डिस्टोपिया इसलिए होता है क्योंकि आपका अगर कंपैरिजन में देखें तो ऑप्टिक नर्व जो है वो नेजली प्रेजेंट होते हैं. ये ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर है, जब वो कंप्रेस करेगा तो जो आपका जो ग्लोब है वो डिस्प्लेस हो जाएगा टेम्पोरली. उसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, अगर हम फंडस एग्जामिनेशन में देखें तो हमें इनिशियली ऑप्टिक डिस्क स्वोलन नजर आएगी और बाद में लेट स्टेजेस में ऑप्टिक डिस्क जो है वो एट्रोफिक हो जाएगी. ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स होती हैं. कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर ऑप्टोसिलरी कोलैटरल्स और ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स? एनीबॉडी? ओके. सो बेसिकली कोई भी कंडीशन जिसमें रेटिनल वीनस ऑक्लूजन होती है, जैसे सीआरवीओ है या ये है, या इससे आगे हम ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमास डिस्कस करेंगे, तो होता यह है कि हमारी बॉडी में रेटिनल वैस्कुलेचर्स बनना शुरू हो जाते हैं. और वो रेटिनल वैस्कुलेचर्स का मकसद ये होता है कि वो जो डिक्रीज ऑक्लूडेड एरियाज ऑफ परफ्यूजन है वहां से वेजल्स जो हैं वो बनती हैं और वो वेजल्स सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को लेके जा रही होती है टुवर्ड्स द कोरोइडल सर्कुलेशन. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टोसिलरी शंट वेजल या रेटिनोकोरोइडल वीनस कोलैटरल्स. तो बेसिकली ये कोलैटरल्स बन जाते हैं ताकि वो जो डिक्रीज परफ्यूजन वाला एरिया जहां पे ऑक्लूजन हुई है वहां पे परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाए. तो दीज आर ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स. ये हमें यहाँ पे भी नजर आएंगी, ये हमें सीआरवीओ के केस में भी ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स नजर आ सकते हैं. इसके अलावा आगे ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमास हैं तो ये उसमें भी नजर आ सकते हैं. सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग. ये नहीं है कि ये नजर आई है तो इट मींस कि ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा है. इट इज वन ऑफ द साइन. इसके अलावा इंट्राक्रेनियल स्प्रेड हो सकता है टू द क्याज्म एंड हाइपोथैलेमस में डेवलप.
दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि ऑप्टिक डिस्क की पहले स्वोलन ऑप्टिक डिस्क की, अब यहाँ पे जो है वो ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी हो चुकी है। और आपको पास राइट हैंड साइड के ऊपर जो पिक्चर है उसमें यू आर बीइंग एबल टू सी कि ये जो राइट आई है इसमें ये अगर हम देखें यहाँ पे तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा जो कि फ्यूजिफॉर्म शेप्ड अपीयरेंस में है। ये एमआरआई की पिक्चर में हमें इस तरह से नजर आएगा और ये ड्यूरल शीथ यहाँ पे इंटैक्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? एमआरआई करवा सकते हैं और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है तो हम एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी एंड इट विल डेमोन्स्ट्रेट अ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर एंड मे शो एन इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन इफ प्रेजेंट। और सीटी में क्या होगा कि अगर तो न्यूरोफाइब्रोसिस, मैंने बताया था कि न्यूरोफाइब्रोसिस के साथ जो पेशेंट होते हैं उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है इन कंपैरिजन टू दोज पेशेंट जिनको न्यूरोफाइब्रोसिस नहीं होता। तो अगर न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 के साथ एसोसिएशन है तो सीटी के ऊपर हमें क्या नजर आएगा? फ्यूजिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व विद अ क्लियर कट मार्जिन एंड इंटैक्ट ड्यूरल शीथ। ड्यूरल शीथ इंटैक्ट होगी और इंट्राक्रैनियल स्प्रेड के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू द पेशेंट जिसको न्यूरोफाइब्रोसिस के साथ एसोसिएशन नहीं आई। उसमें ड्यूरल शीथ इंटैक्ट नहीं रहेगी, इर्रेगुलर सी शेप हो जाएगी ट्यूमर की, इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन हो सकती है एंड दैट विल लीड टू अ बैड प्रोग्नोसिस। ये एक पिक्चर है जिसमें न्यूरो इमेजिंग में हमें ये नजर आ रहा है कि ये दिस इज द ट्यूमर, फ्यूजिफॉर्म शेप ट्यूमर है जो ऑप्टिक नर्व से एक्सटेंड करके बियॉन्ड दैट जा रहा है। और ये वाला जो ट्यूमर है दैट इज सजेस्टिंग कि ये पेशेंट को ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा है। अगेन अनदर इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये हमें बेसिकली ड्यूरल, उसमें ड्यूरल शीथ इंटैक्ट थी, यहाँ पे जो है वो हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्प्रेड है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द लार्ज रेट्रोबल्बर ऑप्टिक नर्व ट्यूमर कॉजिंग मैसिव प्रोप्टोसिस। ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा की? क्योंकि ये एक बिनाइन ट्यूमर है, मोस्टली बच्चों के अंदर होता है और ये रिग्रेस भी हो सकता है तो हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको सर्जिकल एक्ससिजन के थ्रू भी डील कर सकते हैं या हम इसकी रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। अब अगर हमने इस पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है तो ऑब्जर्वेशन के कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा को रिमूव करेंगे तो पेशेंट की विजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा को जब रिमूव किया तो उसका पूरा जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो गया, वो सारा खत्म हो गया, तो उस पेशेंट की विजन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर एक पेशेंट जिसकी विजन ऑलरेडी इतनी अच्छी है और उसका बिनाइन है, ड्यूरल एक्सटेंशन नहीं, उसकी ड्यूरल शीथ उसकी इंटैक्ट है, तो व्हाई वुड वी डू अ सर्जरी जिसमें हम इस ट्यूमर को रिमूव करेंगे, कि पेशेंट की विजन लॉस हो जाएगी। सो कैंडिडेट कौन से होंगे? पेशेंट्स विद अ टिपिकल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा ऑन इमेजिंग। इमेजिंग में हमें नजर आया कि टिपिकली ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास हैं। ट्यूमर इज कन्फाइंड टू द ऑर्बिट, इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन नहीं हुई, हमें कोई मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा। गुड विजन है, ठीक है, उसकी विजन क्यों खराब करनी है जब उसकी विजन ऑलरेडी अच्छी है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन के ऊपर रख सकते हैं। और नो सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक इंपेयरमेंट, बहुत ज्यादा प्रोप्टोसिस भी नहीं हुआ हुआ, तो उसकी क्या करेंगे हम? ऑब्जर्वेशन के कैंडिडेट्स हैं वो। लेकिन एक पेशेंट जो ऑब्जर्वेशन का कैंडिडेट है, किसी भी मोमेंट के ऊपर उसकी मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो सकता है, तो वी नीड टू डू इज अ सीरियल न्यूरो इमेजिंग, हमें रिक्वायर्ड है। सीरियल न्यूरो इमेजिंग करवाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि खुदा ना खास्ता कभी भी किसी लेवल के ऊपर मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो जाए तो फिर उसकी ऑब्वियसली बात है अदर ट्रीटमेंट होगी, जो कि सर्जिकल एक्ससिजन और रेडियोथेरेपी इन्वॉल्व होगी। Spontaneous regression has been reported usually in neurofibromatosis type 1, but it is very rare. So observation भी हो सकती है, but वही पेशेंट जिनको cosmetic reasons जिसके नहीं है, जिसकी विजन अच्छी है और जिसका बहुत टिपिकल ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास है। सर्जिकल एक्ससिजन भी इंडिकेटेड है एंड उसके कैंडिडेट्स कौन से होंगे? दोज विद अ लार्ज और अ ग्रोइंग ट्यूमर where a complete resection of the tumor can be achieved. लार्ज ट्यूमर है, ग्रो कर रहा है, इंट्राक्रैनियल स्प्रेड भी हो रहा है और विजन ऑलरेडी पुअर है, पुअर विजन है, अब हमने उसको रख के कुछ नहीं करना, हमने उसको रिमूव भी करेंगे तो इट्स बेटर कि हम उसको रिमूव कर दें। सिग्निफिकेंट प्रोप्टोसिस है और इसका की गोल क्या है कि हमने प्रिवेंट करना है क्याज्म इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि क्याज्म के लेवल के ऊपर आपका जो ट्रैक है वो आपकी दूसरी सेकंड आई की विजन को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे फाइबर्स, नेजल फाइबर्स डिकसेट हो रहे होते हैं। तो अगर किसी लेवल के ऊपर हमने क्याज्म को ट्रीट करते हुए क्याज्म इन्वॉल्वमेंट कर दी तो हम उसकी दूसरी आई को भी अफेक्ट कर देंगे। सो वी नीड टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट कि हमने क्याज्म इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल अप्रोच में भी नेसेसरी टू अचीव एडिक्वेट रिसेक्शन। तीसरी चीज रेडियोथेरेपी की जा सकती है। रेडियोथेरेपी में भी कंबाइंड विद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के भी हमें जो है वो रिजल्ट नजर आए हैं अच्छे। ये एक केस है, there was this 12-year-old female who presented with marked proptosis, esotropia and lag of thalamus। आपको नजर आ रहा है पिक्चर ए के अंदर कि इस बच्ची की लेफ्ट आई के अंदर there is a marked proptosis, esotropia है पेशेंट का और इसके अलावा पेशेंट को lag of thalamus है। There was a total optic atrophy with a left afferent pupillary defect। Axial T2 weighted MRI showed a left optic nerve tumor with a typical kink that is often seen with large tumors। अब यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर को देखें, पिक्चर बी में, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये लार्ज ट्यूमर ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा का है जिसकी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर किंकिंग हो रही है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पिक्चर है ये लैटरल व्यू है इस बच्चे की आई का, इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल सी कि कितना लेवल का प्रोप्टोसिस है। हमने इसको सर्जिकली रिमूव किया पेशेंट की आई, ऑल्दो जो है वो लॉस हो गई क्योंकि उसकी विजन भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट इस लेवल के ऊपर प्रोस्थेसिस जो है वो किया जा सकता है। एक और केस है, दिस 16 year old मेल। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे हैं इस तरह की एज ग्रुप में। 16 year old मेल विद who presented with marked proptosis, 16 month old male who presented with marked proptosis, hypoglobus hypotropia, afferent pupillary defect and optic atrophy. CT scan showed a large left optic nerve tumor with a midpoint kink that is often seen. ये जो हमें नजर आ रहा है बी पिक्चर के अंदर, दिस इज द किंग। इसकी ऑप्टिक डिस्क की पिक्चर सारी एट्रोपिक हो चुकी है। इसमें हमने क्या किया कि हमने 1 month आफ्टर कंबाइंड न्यूरोसर्जिकल एंड ऑर्बिटल सर्जरी टू रिमूव द आई विद द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोब, इसमें हमने ग्लोब प्रिजर्व कर पाए थे ट्यूमर रिमूव करके। अगला टॉपिक जो है ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास के बाद ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमास का टॉपिक है। तो ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमास में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमास आर अनकॉमन बेनाइन न्यूप्लाज्म्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेनिंजियोथेलियल सेल्स ऑफ द मेनिंजी सराउंडिंग द इंट्राऑर्बिटल एंड इंट्राकैनुलिकुलर पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें इंट्राकैनुलिकुलर और इंट्राऑर्बिटल पार्ट को जो मेनिंजियल शीथ सराउंड कर रही होती है, उस मेनिंजियल शीथ के जो मेनिंजियोथेलियल सेल्स होते हैं उनके ट्यूमर्स को ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमास बोलेंगे। Etiology. Mostly it is idiopathic. Exposure to ionizing radiations has been associated with meningiomas. Optic nerve sheath meningiomas has been associated with neurofibromatosis type 2. Neurofibromatosis type 1 की association optic nerve gliomas के साथ थी और optic nerve sheath meningiomas की association हमें नजर आई है neurofibromatosis type 2 के साथ। Cytogenic abnormality में it is seen के loss of long arm of chromosome number 22 that has been association with neurofibromatosis type 2 के जीन। तो अगर साइटोलॉजिकल क्रोमोसोम लेवल के ऊपर देखा जाए तो ये देखा गया है इन पेशेंट्स के अंदर कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 22 के लॉन्ग आर्म की एब्सेंस भी नजर आई है। एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क represents 1 to 2% of all meningiomas. अनकॉमन सी बिनाइन कंडीशन है meningiomas, और भी बहुत से ब्रेन के होते हैं लेकिन ऑप्टिक नर्व शीथ meningiomas 1 to 2% कंप्राइज करता है। Incidence highest in adult women in the 4th or 5th decade of life. So basically इसकी जो incidence और इसकी जो ज्यादा prevalence है वो होती है फीमेल्स के अंदर, more common, 3 times more common in comparison to male, और फीमेल्स भी typically जो कि अपने 3rd और 4th decade of life में। कोई और ऐसी डिजीज है जो स्पेसिफिकली फीमेल्स में ज्यादा होती है जो कि 3rd और 4th decade of life में ज्यादा होती है प्रेजेंट करके? बहुत ही कॉमन डिजीज है, हमारे आई में आती है उस तरह की एक चीज, बोलो बोलो। उसके साथ ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है, यस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, वो भी 3rd और 4th डेकेड ऑफ लाइफ में फीमेल प्रीडोमिनेंस के साथ आती है। तो ये भी ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा भी फीमेल्स में होती है, 3 टाइम्स मोर कॉमन, और वही टिपिकल 3rd और 4th डेकेड ऑफ लाइफ की एज है। A review of the cases by Newton showed that only 4% of the tumors occur in the patient younger than 20 years of age. 20 years से कम बिल्कुल बहुत ही 4% केसेस हैं जो कि ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमास के प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। अगर ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमास को क्लासिफाई किया जाए तो 2 क्लासिफिकेशन की टाइप्स है, ईदर इट्स अ प्राइमरी ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा और ईदर इट्स अ सेकेंडरी ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा। सो प्राइमरी कौन सी होगी, दे आर टिपिकली अराइजिंग फ्रॉम द मेनिंजियल सेल्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व शीथ, और जो सेकेंडरी होगी वो इंट्राक्रेनियल मेनिंजियोमा कोई होगा, उसकी एक्सटेंशन आ रही होगी टुवर्ड्स द सेकेंडरी टुवर्ड्स द ऑप्टिक नर्व। So, secondary optic nerve sheath meningioma arise from the extension of the primary intracranial lesion. हिस्टोपैथोलॉजी की बेसिस के ऊपर भी इसको 2 क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई किया गया है, ईदर इट्स अ मेनिंजियोथेलियल टाइप और ईदर इट्स अ सोमोमेटस टाइप। तो मेनिंजियोथेलियल टाइप में क्या होता है, इर्रेगुलर लॉब्यूल्स ऑफ मेनिंजियोथेलियल सेल्स सेपरेटेड बाय द फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रैंड्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लॉब्यूल है, ये एक लॉब्यूल है, ये दूसरा लॉब्यूल है, ये एक और लॉब्यूल है, दैट इज बीइंग सराउंडेड बाय मेनिंजियोथेलियल सेल्स, ठीक है, और इसके दरमियान की जो सेपरेशन होगी वो फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रैंड्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट। जबकि जो सोमोमेटस टाइप होती है उसमें समोमा बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो आपको यहाँ पे क्लियर एरियाज नजर आ रहे हैं, व्हाइटिश एरियाज, ये यहाँ पे हमें सोमोमेटस बॉडीज हैं। तो इसकी 2 क्लासिफिकेशन हो गई, मेनिंजियोथेलियल टाइप और सोमोमेटस टाइप्स। सिम्टम्स, आपके पास पेशेंट आएगा, फीमेल होगी, 30-40 इयर्स ऑफ लाइफ में, कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, पेनलेस भी हो सकती है वैसे, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ विजन आ जाएगी और साथ में होगा प्रोप्टोसिस, उसको हो रहा होगा। ट्रांजिएंट ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ विजन दैट मे अकर। साइंस जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है तो ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होंगे। ऑप्टिक नर्व के क्या 5 फंक्शंस होते हैं? विजुअल एक्टिविटी, कलर विजन, आरएपीडी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, और एक और
यस, विजुअल फील्ड। तो ये हमने जब देखना है तो विजुअल ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होंगे। इसके साथ हम देखेंगे तो प्रोप्टोसिस भी पेशेंट को होगा और एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स की भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फंडोस्कोपी में उसी तरह की पिक्चर होगी कि ऑप्टिक डिस्क एडीमा भी हो सकता है अर्ली स्टेजेस में और लेट स्टेजेस में ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी भी हो सकती है। ये एक पिक्चर है जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि एक पेशेंट जो कि उसकी जो राइट आई है उसका अप गेज डेफिसिट है और इस जो साथ वाली इसकी पिक्चर है उसके साथ ये इतना मार्क प्रोप्टोसिस है कि पेशेंट की पूरी जो आई है वो इट्स प्रोप्टोज्ड। होइट स्पेंसर ट्रायड होता है एक इसमें जिसमें हम तीन चीजें देखते हैं। प्रोग्रेसिव विजन लॉस होती है, ऑप्टिक एट्रोफी होती है डिस्क की और इसके अलावा ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स बनती हैं। ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स इसमें भी बन रही हैं, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास में भी ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स बन रही थी। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, सीटी करवा सकते हैं, उसमें हमें क्या नजर आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये वाला जो एरिया अगर आप देखें तो ये ऑप्टिक नर्व का पूरा पाथ जा रहा है और इसके अंदर ये जो व्हाइटिश हाइपरफ्लोरेसेंट एरिया दैट इज शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। सो यहाँ पे टिपिकली हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व नजर आएगी ऑन अ सीटी स्कैन। एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर है तो एमआरआई इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली अ ट्यूमर ऑफ मेनिंजियोमा, ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा। अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्योंकि इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग लीजन तो हम और बिनाइन कंडीशन है तो हम इसको वेट एंड सी भी कर सकते हैं, बट वही प्रोटोकॉल्स हैं कि सीरियल इमेजिंग रिक्वायर्ड है। यू नीड टू नो कि पेशेंट को फॉलोअप पे आए आपका पेशेंट, ये ना हो कि आपका पेशेंट फॉलोअप से ही भाग जाए इस तरह से। सो नो ट्रीटमेंट कुड बी डन। एक्ससिजन भी कर सकते हैं अगर एग्रेसिव ट्यूमर है, पेशेंट की ब्लाइंड आई है और इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन, इसकी भी वही जो प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे एक्ससिजन के, जो कि एक्ससिजन के प्रोटोकॉल से ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा के, कि अगर ब्लाइंड आई है, बहुत ज्यादा मार्क प्रोप्टोसिस है, पेशेंट का एग्रेसिव ट्यूमर है, इंट्राक्रेनियल स्प्रेड है, तो इट्स बेटर कि हम इसकी एक्ससिजन कर दें। तीसरी चीज होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में भी हम क्या कर सकते हैं कि ईदर इट कुड बी अ विजन स्पेयरिंग अप्रोच या एडजंक्टिव थेरेपीज के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। अब दिस इज अ पिक्चर, देयर इज अनदर केस जिसमें हमें ये नजर आया कि एक पेशेंट की, ये पेशेंट था हमारे पास प्रेजेंट किया, 41 ईयर ओल्ड वुमन विद अ बायोप्सी दैट प्रूव्ड ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजियोमा बिफोर द एसआरटी, दैट इज रेडियोथेरेपी। नोट द लैग ऑफ तुमोर्स एंड द पेरिओक्युलर स्वेलिंग। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट आई के अंदर पेरिओक्युलर स्वेलिंग भी है और देयर इज अ लैग ऑफ तुमोर्स टू। उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट की रेडियोथेरेपी से। ये रेडियोथेरेपी से इसका इन कंपैरिजन टू दैट जो है वो अगर हम इन्वेस्टिगेशन से देखें तो किसी हद तक जो है वो इसके कंपैरिजन में ट्यूमर थोड़ा रिग्रेस किया। सो बेसिकली रेडियोथेरेपी कुड बी डन इन दिस केस। प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस इन एडल्ट्स, एग्रेसिव इन चिल्ड्रन। ये जो डिजीज है ये टिपिकली डिजीज है एडल्ट फीमेल्स की। तो अगर चिल्ड्रन प्रेजेंट करते हैं जो कि 25% ऑफ द केसेस में होते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें यह है कि इट हैज अ बैड प्रोग्नोसिस एंड मोर कॉमन विद न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 2 जो पहले भी मैंने बात बताई। स्पॉट डायग्नोसिस, यस, प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोसिस। तीसरा टॉपिक जो प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोसिस है, इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन पेरिफेरल न्यूरल ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट, एसोसिएशन इसकी होती है न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 के साथ मोस्टली। प्रेजेंटेशन बच्चे नॉर्मली प्रेजेंट करेंगे पेरिओक्युलर स्वेलिंग के साथ, कैरेक्टरिस्टिक एस शेप डिफॉर्मिटी होती है। ये जैसे कि हमें यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन लग रही है कि पेरिओक्युलर स्वेलिंग है, अपर लिड इतनी ज्यादा जो है वो सोलन है कि हमें अपीयरेंस हो रही है कि एक बैग ऑफ, और जब हम उसको पैल्पेट करके देखेंगे तो इट विल बी अपीयरिंग जैसे कि ये बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस है। बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस कोई और भी बॉडी में होती है जिसमें किसी में बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस होती है। यस, वेरिकोसिल। मेलिग्नेंसी का रिस्क है और हाई है अगर रेडियोथेरेपी साथ में परफॉर्म की जाए, सो वी जस्ट नीड टू कीप अ चेक फॉर द साइंस ऑफ मेलिग्नेंसी। ट्रीटमेंट ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट होती है। क्यों अनसेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट होती है इसकी? बिकॉज क्योंकि ये ऑर्बिटल, जी डेफिनेटली इट इज फ्यू रीजंस जिसकी वजह से इसकी अनसेटिस्फैक्टरी होता है और कंप्लीट एक्ससिजन हम नहीं कर पाते। बिकॉज एक तो अपर लिड का ट्यूमर है, अपर लिड में इंतहाई वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि कन्फाइंड नहीं होता, वेल डिफाइंड और कन्फाइंड नहीं होता, और वहां पे एनाटमी इस तरह की है, ऑक्यूलर एनाटमी आईलिड की, कि अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो ऑक्यूलर एनाटमी भी हमारी काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। सो अनसेटिस्फैक्टरी इसकी एक्ससिजन होती है, ऑल्दो ट्रायल दिए जा सकते हैं। ये केस है जिसमें एक एस शेप डिफॉर्मिटी, आपको अगर टिपिकली देखें तो ये दिस इज एन एस शेप डिफॉर्मिटी जो कि हमें नजर आ रही है इस पेशेंट के अंदर, और ये जो बी वाली पिक्चर है ये इसका साइड व्यू लैटरल एस्पेक्ट हमें एस शेप डिफॉर्मिटी नजर आ रही है। जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है लिम्फोमा।
सो ऑर्बिटल लिम्फोमास में अगर हम डिस्कस करें तो एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास जो होते हैं, एक होते हैं जो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड के ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम लिम्फोमास बोलते हैं, जो लिम्फ नोड से बियॉन्ड जो लिम्फोमास है उनको एक्स्ट्रा नोडल बोलेंगे। और एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास में 8% लिम्फोमास होते हैं वो ऑर्बिटल लिम्फोमास होते हैं। अब ऑर्बिटल लिम्फोमास में भी मोस्टली ये नॉन हॉजकिंस टाइप के होते हैं, और नॉन हॉजकिंस में हमारे पास पता है कि बी सेल टाइप होती है और टी सेल टाइप होती है। तो इसमें जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में ये 80% बी सेल टाइप के ये हमारे पास ऑर्बिटल लिम्फोमास होते हैं और ओल्डर पेशेंट्स की टिपिकल पिक्चर होती है। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें नियोप्लास्टिक लिम्फोइड सेल्स नजर आएंगे, आपको लॉट ऑफ लिम्फोइड सेल्स आर बीइंग सीन इन दिस हिस्टोपैथोलॉजी पिक्चर। इसमें भी दो टाइप्स आ जाएंगी, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी का ये होगा कि उसका जो एक ही फोकस होगा, बोथ आईज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिंगल आई को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो उसका प्राइमरी फोकस होगा वो दैट विल बी विद इन द ऑर्बिट, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होगा कि आपके पास इसी तरह के सिमिलर फोकाई इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको भी नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा इसका कोर्स है। समटाइम्स देखा जाता है कि हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर इन सम पेशेंट्स हिस्टोपैथोलॉजी फीचर्स रेज सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी एंड इट द लीजन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली और विद स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। तो इसका अनप्रिडिक्टेबल सा कोर्स है। समटाइम्स ऐसे लगता है कि ये पैथोलॉजी के ऊपर, हिस्टोपैथोलॉजी पिक्चर के ऊपर ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट वो ही अगर उस पेशेंट को हम या तो वो समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है या हम स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे रिजॉल्व हो जाता है। और समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर इट्स जस्ट अ रिएक्टिव लिम्फोइड टिश्यू, लेकिन वो अल्टीमेटली इट turns out to be a malignant lymphoma. Symptoms: insidious onset, asymptomatic discomfort in the eye, double vision, blurring of vision, bulging of eyes and a visible mass would be seen. साइंस जब हमें नजर आएंगे, एनी पार्ट ऑफ द ऑर्बिट कुड बी इन्वॉल्व। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर लीजन्स को देखें, अगर यहाँ पे इस पिक्चर में देखा जाए तो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दैट देयर इज अ पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग ऑन द इंटीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आई। और उसको हमने जब एवर्ट करके देखा, क्योंकि ये इंटीरियर लीजन थी, जब अगर हम इसको टच करके देखें तो हमें इसकी रबरी सी कंसिस्टेंसी मिलेगी। इंटीरियर लीजन्स में बी पैल्पेटेड एंड जनरली हैव अ रबरी कंसिस्टेंसी। Protocols क्या है? Occasionally the lymphomas confined to the conjunctiva or the lacrimal gland, sparing the orbit. Local lymph nodes should be palpated. कोई भी इस तरह का लिम्फोमा जिसका हमें सस्पेशन हो रहा है, हमने जरूर उसके lymph nodes palpate करने और हमने उसको सिस्टमिक एग्जामिनेशन के लिए जरूर किसी प्रॉपर जो है वो कंसर्न पर्सनल के पास भेजना। इन्वेस्टिगेशन: ऑर्बिटल इमेजिंग यूजिंग यूजुअली विद एन MRI यहाँ पे हमें नजर आएंगे। बायोप्सी करवाएंगे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ डायग्नोसिस। इस तरह के सारे जो ट्यूमर्स होते हैं इनके एक्ससिजन के बाद बायोप्सी होनी जरूरी है, क्योंकि बायोप्सी के ऊपर ही प्रॉपर्ली हमें पता चल पाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्यूमर, इधर इट्स अ लिम्फोमा और व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्यूमर। सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया कि सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश के मेटास्टेसिस डेवलप तो नहीं हो चुका पेशेंट का। ट्रीटमेंट: अगर लोकलाइज्ड रीजन है, रेडियोथेरेपी कुड बी डन टू। डिसेमिनेटेड डिजीज है तो कीमोथेरेपी इज प्रेफर्ड। Immunotherapy new modality है, it's also is very advancing and better results. Well defined orbital lesion है तो उसकी excision भी कर सकते हैं। Prognosis: a substantial proportion of apparently primary lesion will develop disease elsewhere within a few years और metastasis develop हो जाएगा. However, a small lesions and those involving only the conjunctiva has a best prognosis. So the take-home message from my presentation is that any patient who presents to us with a complaint of gradual decrease of vision and proptosis, thinking of all the things that we have in our mind and all the differentials, we must take into account कि ये कोई भी optic nerve का tumor भी हो सकता है जिसकी वजह से gradual decrease of patient को vision हो रहा है और साथ में उसको gradual proptosis हो रहा है. So that is the take-home message. Like to end my presentation with a quotation that says, "Be there for everyone, but do not leave yourself behind." Thank you. Sir, lymphoma. Photograph of the picture showing lymphoma. This one. So you have said that there is black lymph cell. What else can you note on this photograph? Diplopia. In which direction? Inferiorly. And is it purely inferiorly? Slightly temporal also. So can I say that this is a divergent eye or hypotropia? Why dystopia? Can it be hypotropia? Okay.
How do you differentiate between squint and dystopia? In squint, the globe will be at the normal position. Good. When we are doing search. Okay, so you have to judge whether the globe is at its normal position or not. If the globe is at its normal position, then it is squint. But if the globe is displaced, then it is dystopia. So in this case, there is upper orbital mass which is causing displacement of the globe. So that's why this is dystopia. ओके वो पिछली एक फोटोग्राफ थी जिसमें आपने ऑप्टोसिल्यूशंट दिखाए थे शुरू में थी जो और ऊपर चले जाएं और ऊपर चले जाएं ऑप्टिक डिस्क की फोटोग्राफ कहाँ पे ये ओके इसमें कैन यू पॉइंट आउट वेयर वुड बी द ऑप्टोसिलरी शंट what is the location of the optociliary shunt? Anybody? Which vessel would be called optociliary shunt? You can see a lot of vessels on the disc and around the disc. So a vessel which connects the retinal circulation with the choroidal circulation. The choroidal circulation is present at the margin of the disc. So a vessel that goes from the center of the disc to the margin of the disc and does not go beyond it is optociliary shunt, right? So you have to appreciate the normal pattern of the vasculature and an abnormal vessel that is spanning from the center of the disc to the margin of the disc, connecting the retinal circulation with the choroidal circulation. At the margin of the disc are the short ciliary arteries and veins, which is choroidal circulation. Okay, so this is hallmark of. So in the right photograph, uh, how can you define, sort of elaborate or describe the findings? Anybody? How will you start your description? This will be a talk station. ये पढ़ा होगा टॉक्स में और आपको कहेंगे हाँ जी डिस्क्राइब करें, तो कैसे करेंगे? द राइट फोटोग्राफ, राइट वाली, वो दाएं तरफ वाली. ओके, good. So this is axial MRI showing brain and orbits. So this should be your opening sentence. No finding or diagnosis in the opening sentence. First you have to describe कि ये है क्या चीज़. So is it a colored photograph or CT scan or MRI? ये ज़्यादा चांस होता है कि आपका ठीक होगा. तो यहाँ से एक पॉजिटिव नोट शुरू है. इफ़ यू डिस्क्राइब, इफ़ यू कमिट डायग्नोसिस एंड दैट इज़ इनकरेक्ट, एग्जामिनर के जहन में एकदम गलत इंप्रेशन आया था, यार पहला लफ्ज़ इसने गलत बोला. सो पहले लफ्ज़ आपने ठीक बोलने हैं ताकि उस पर इंप्रेशन ठीक पड़े. सो दिस इज MRI एक्सियल व्यू शोइंग the orbits and the brain. Okay, so what are the findings? Now you describe findings and you will commit diagnosis at the end. Okay. Okay. In the left eye, is there proptosis? Mild proptosis. Eyeball is displaced forward, so it is. So is there enlargement of the optic canal? Where is the optic canal? So where the optic nerve exits from the orbit. So if you see that portion is also enlarged, it means that the
swelling or the mass has gone beyond the orbit. You see, such a case you would not like to operate alone. You will have a neurosurgeon in your team. Once the things get out of the orbit, then you have to make a team with the neurosurgeon so that they can look after the brain part. Right? Okay. Okay. So they say only the real surgeon knows when not to operate. See, initially the tendency is when you learn surgery, you want to operate on every case. But then you learn with the passage of time that these are the cases where it is better not to operate. So this comes at the end of the experience. After getting experience, you know where to hold your hands and not go for surgery because it will not be useful for the patient. See, so taking the example of glioma, there is a mass, proptosis, but if the VN is good, why we should operate? We will deprive the patient of the VN. If we want to excise it, it is present in the optic nerve, sort of throughout the optic nerve. You cannot separate it, so you will have to cut the neurons, and that will sort of affect the VN. So it's better to observe if there is no VN and there is cosmesis deficient proptosis, then you can resect it so that cosmetic appearance can be improved. Naturally, the VN will be PL negative in such case. Similarly, in meningioma, you see, we are so tuned of cataract surgery, we only concentrate on the cataract. Okay, that's fine to concentrate, but if you miss these lesions, then the VN will not improve after surgery. The patient will come to you, डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन कर दिया, नज़र तो बेहतर हुई नहीं. But if you look at the pupil and look at the disc and tell the patient, okay, there is a cataract, we will operate, but the VN will not improve. So the patient will not complain after the surgery, right? So whenever you see a cataract patient, you dilate it. Look at the before dilating. Look at the pupil. Just you throw the light with a torch and see the reaction. That gives you a lot of information whether afferent pupillary defect is present or not. And the second thing, when you dilate it, look at the disc. If the disc margins are clear, there is swelling, there is cupping, there is optociliary shunt vessels. So somehow or other, I feel that pupil examination, the disc examination, are being neglected by us. We are not focusing as much as the attention is required. So please give a consideration to that. So the last part was lymphomas. See, so you have prepared this presentation from Kensky. Mostly from Kensky and other. Did you Google? Yes, sir. So what is the nomenclature used by Americans now regarding lymphoma? Anybody? Orbital adnexal lymphoma, OAL. If you just type the things on the Google, they will tell you what is the latest term being used, right? So these are rare tumors. So, but we have to keep in mind that when there is mass, you see, all tumors, the definite diagnosis is on histopathology. We can never be 100% sure on clinical presentation. Finally, it comes to histopathology, but clinically we can have an assessment. So, any question, comment?